हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 64 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये आपका स्नेहन अध्याय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी तक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्नेहन अध्याय के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया स्नेहन अध्याय में कि अग्निवेश ने स्नेह विषयक 25 प्रश्नों का वर्णन किया है। तो अग्निवेश ने क्या है, स्नेह विषयक 25 प्रश्नों का वर्णन किया और इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला है स्नेह की योनियाँ। स्नेह की योनियाँ दो बताई गई है, स्थावर और जांगम। स्थावर के अंतर्गत तिल आदि का स्नेह आता है और जांगम के अंतर्गत दूध, दही, मांस, घृत, वसा, मज्जा इनका स्नेह आता है। तो स्थावर के अंतर्गत तिल आदि का स्नेह आता है, जांगम के अंतर्गत दूध, दही, मांस, घृत, वसा, मज्जा इनका स्नेह आता है। फिर तिल तैल के विषय में बताया गया है। तो तिल तैल ने बोला है तिल तैल विशेषते बलार्थ स्नेह। ठीक है, तो तिल तैल क्या है, विशेषते बलार्थ स्नेह बोला गया है। और एरंड तिल को बोला है अग्र अग्र एरंड तु विरेचनम। ठीक है, यानी कि अग्र या सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है विरेचन के लिए। फिर स्नेह के जो भेद हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो स्नेह के चतुर्विध भेद बताए गए। चतुर्विध स्नेह होते हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा। ठीक है, तो घृत, तैल, वसा, मज्जा ये स्नेह के चतुर्विध भेद हैं। इसमें घृत को जो है उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये क्या है, संस्कारों से दूसरे के गुणों का अनुवर्तन करते हैं। ठीक है, इस वजह से घृत जो है वो सर्वोत्तम है स्नेह में। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक एक जो स्नेह है उसके गुण और उसका प्रयोज्य ऋतु पढ़ेंगे। जैसे कि घृत का जो गुण कर्म है वो बताया है, घृतम पित्त नीलहरम रस शुक्र ओजस्विहितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। तो घृत जो है वो क्या है, पित्त और अनिल को हरने वाला होता है, रस शुक्र और ओज हितकर होते हैं, निर्वापन करते हैं, मृदुकरण करते हैं और स्वर वर्ण का प्रसादन करने का काम करते हैं। ये घृत की प्रॉपर्टी है। इसका प्रयोग शरद ऋतु में करते हैं। नेक्स्ट है तैल। तो तैल की प्रॉपर्टी है मारुतग्न नच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वचूष्ण स्थिरकरम तैल योनि विशोधनम। तो तैल जो है वो वाथर होते हैं, श्लेष्म का वर्धन करते हैं, बल का वर्धन करते हैं, त्वचा में उष्णता लाते हैं, स्थिरता लाता है तथा योनि विशोधक होता है। तो ये क्या है, तैल की प्रॉपर्टी है। इसका प्रयोज्य ऋतु कौन सा है, तो प्राइवेट ऋतु में तैल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राइवेट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वसा। तो वसा का प्रॉपर्टी क्या है, तो वृद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनिकर्ण सिरोरुजि परुष्य उपचायते स्नेह व्याम चिष्यते वशा। तो वृद्ध भग्न हो गया, ठीक है, आहत हो गया, भ्रष्ट योनि हो गया, कर्ण और सिर में रुजा हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ पौरुष उपचय व्यायाम के पश्चात वसा का प्रयोग करना चाहिए। व्यायाम करने वालों को क्या है, वसा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, वसा का गुणकर्म हो गया। कब प्रयोग करते हैं, तो प्रयोज्य ऋतु है माधव यानी कि वैशाख। नेक्स्ट है आपका मज्जा। तो मज्जा का गुण है बल शुक्र रसलिष्म मेदो मज्जा विवर्धनम मज्जा विशेष तो स्थानाम च बलकृत स्नेहितम। तो बल हो गया, शुक्र हो गया, रस हो गया, श्लेष्म हो गया, मेदो मज्जा विवर्धनम इनको सबको बढ़ाने वाला होता है। मज्जा का विशेष स्थान क्या है, आपका बलकृत स्नेहितम। ठीक है, अस्थियां बताई गई है मज्जा का विशेष स्थान। तो ये मज्जा का जो गुण कर्म है वो आपको याद रखना है। प्रयोज्य जो ऋतु है वो माधव यानी कि वैशाख का माह बताया गया है। फिर स्नेह के प्रयोग काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्नेह का प्रयोग काल बताया गया है कि अत्यंत शीत व अत्यंत उष्ण काल में सर्वतः स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वात पित्त की अधिकता एवं उष्ण काल में रात्रि में स्नेह का पान करना है। तो वात पित्त की अधिकता एवं उष्ण काल में रात्रि का स्नेह पान करेंगे। कफ की अधिकता व शीत काल में, तो कफ की अधिकता व शीत काल में दिन में स्नेह का पान करते हैं। फिर बताया गया है वात पित्त की अधिकता एवं उष्ण काल में। तो वात पित्त की अधिकता एवं उष्ण काल में दिन में स्नेह से मूर्छा, पिपासा, उन्माद व कामला रोग हो सकते हैं। तो वात पित्त की अधिकता एवं उष्ण काल में दिन में स्नेहपान करने से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं ये पूछा जाता है। तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद व कामला रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा कफ की अधिकता एवं शीतकाल है। तो कफ की अधिकता एवं शीतकाल है और उसमें आप स्नेह का पान कर रहे हो तो रात्रि में स्नेह पान करने से अन्यथा अनह, अरुचि, शूल व पांडु रोग होते हैं। तो अन्यथा अनह, अरुचि, शूल व पांडु रोग होते हैं। फिर स्नेह का अनुपान के विषय में बात करते हैं। तो स्नेह का अनुपान बताया है जलम उष्णम घृतम पेय यूस तैल अनुसस्येत वसा मज्जेस्तु मंडः स्यात् स्यात् वेशोष्ण अम्बुआ।
यानी कि घृत जो है वो उष्ण जल का, तेल जो है वो यूष का, वसा तथा मज्जा का मंड, और सबके बाद में उष्ण जल आते हैं। ठीक है, मतलब घृत के साथ में अनुपान क्या है, उष्ण जल, तेल का अनुपान है यूष, वसा और मज्जा का अनुपान है मंड, और सभी स्नेह के पीने के बाद उष्ण जल पीना चाहिए। फिर स्नेह की प्रविचारणाएं 24 बताए हैं, कश्यप ने 20 बताए। तो स्नेह की प्रविचारणा 24 बताए चरक ने, और कश्यप ने 20 बताए। कौन से वो 24 प्रविचारणा है? तो रस हो गया, ओदन हो गया, विलेपी हो गया, यवागु हो गया, मांस हो गया, सूप हो गया, शाक हो गया, यूष हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मध्य हो गया, लेह हो गया, खांड हो गया, कम्बिलक हो गया, तिलवक हो गया, तिलकल्क हो गया, सत्तू हो गया, भक्ष्य हो गया, अभ्यंजन हो गया, कर्णतैल हो गया, अक्षी तर्पण हो गया, नस्य हो गया, गंडूश हो गया, वस्ती हो गया, उत्तर वस्ती हो गया। ये जो है आपकी स्नेह की प्रविचारणा है। तो रस, ओदन, विलेपी, यवागु, मांस, सूप, शाक, यूष, दूध, दही, मध्य, लेह, खंड, कम्बिलक, तिल कल्क, शक्तु, भक्ष्य, व्यंजन, कर्णतैल, अक्षी तर्पण, नस्य, गंडूस, वस्ती, उत्तर वस्ती। ये स्नेह की 24 प्रविचारणा है। फिर प्रविचारणा के विषय में बताया है कि स्नेह को भोज्य पदार्थों के साथ लेना चाहिए। तो स्नेह को क्या है, भोज्य पदार्थों के साथ लेना चाहिए। अच्छा पान बताया है, केवल स्नेह का पान करना। ठीक है, ये क्या है, प्रथम कल्पना है। फिर यहाँ पे चरक ने सूत्र स्थान बताया, अच्छा पेयस्तु यह स्नेह न तमाहु विचारणा, स्नेह सैया विषक दृष्टा कल्पा प्रथा कल्पिता। ठीक है, ये अच्छा पान को प्रथम कल्पना बताया है। फिर रसों के संयोग से 64 प्रविचारणा बनती है। तो चरक तथा वांगभट ने बताया रसों के संयोग से कितने प्रविचारणा बनती है, 64 रसों के संयोग से। ठीक है, 63 बनता है, और अच्छा पान इस प्रकार से 64 होता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्नेह की मात्रा, पाचन काल, रोग व अवस्था। तो स्नेह की जो मात्रा है, तो स्नेह की जो हास्य मात्रा है उसका पाचन काल क्या है, तो अर्ध-दिन, ये चरक ने बोले हैं, जबकि 2 याम वांगभट ने बोले हैं। तो हास्य मात्रा ये क्या है, अर्ध-दिन, मतलब स्नेह का हास्य मात्रा का जो है उसका पाचन काल क्या है, चरक ने बोले अर्ध-दिन और वांगभट ने 2 याम बोले हैं। रोग के विषय में बात करें तो हास्य मात्रा का जो स्नेह है उसका प्रयोग ज्वर, कास व तिसार में करते हैं। तो हास्य मात्रा में स्नेह का जो प्रयोग है वो ज्वर, कास व तिसार में करते हैं। अवस्था के विषय में बात करें तो मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठ, बालक, वृद्ध, सुकुमार व अवर बल वाले व्यक्तियों को देते हैं। तो अवस्था में बताया है कि मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठ, बालक, वृद्ध, सुकुमार व अवर बल वाले व्यक्ति में स्नेह की हास्य मात्रा का प्रयोग करते हैं। स्नेह की मध्यम मात्रा का जो प्रयोग है, ठीक है, उसका जो है पाचन काल बताया गया है 1 दिन, ये चरक ने बोला है, जबकि 4 याम वांगभट ने बोले हैं। स्नेह की मध्यम मात्रा, इसका पाचन जो काल है उसको चरक ने बोला है 1 दिन, और वांगभट ने 4 याम बताया। कौन से रोग में मध्यम मात्रा में स्नेह का पान कराते हैं, तो क्षुद्र कुष्ठ हो गया, प्रमेह हो गया, वो वात रक्त हो गया, इसमें मध्यम मात्रा में अपन पान कराते हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ प्रमेह वो वात रक्त, इसमें मध्यम मात्रा में अपन जो है स्नेह का पान कराते हैं। अवस्था के विषय में बात करें तो मृदु कोष्ठ, मध्यम अग्निबल व शरीर बल होता है। तो मृदु कोष्ठ में मध्यम अग्निबल व शरीर बल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उत्तम। तो उत्तम मात्रा का जो पाचन काल है वो है अहोरात्र, ये चरक ने बताया 1 अहोरात्र, यानी और वांगभट ने बोले हैं 8 याम। ठीक है, तो 1 अहोरात्र चरक ने बोले हैं और वांगभट ने बोले हैं 8 याम। कौन से अवस्था में, ठीक है, तो सर्पदृष्ट हो गया, इसके अलावा आपका विसर्प हो गया, उन्माद, विबंध, गुल्म व मूत्रकृच्छ, इसमें उत्तम मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं। तो सर्पदृष्ट, विसर्प, उन्माद, विबंध, गुल्म व मूत्रकृच्छ में बात करें तीक्ष्ण अग्नि, शरीर का जो बल है वो श्रेष्ठ है, तब नित्य प्रभुत स्नेह सेवी है, क्षुध पिपासा सहने वाले हैं, तब जो है उत्तम मात्रा का स्नेह का प्रयोग करते हैं। फिर है मंद विभ्रंश। तो मंद विभ्रंश के विषय में बताया है कि सुखपूर्वक स्नेहन एवं शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा मद विभ्रंश कहलाता है। तो सुखपूर्वक स्नेहन और शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा को मद विभ्रंश कहते हैं। प्रधान मात्रा के विषय में क्या बोले हैं, तो स्नेह की प्रधान मात्रा के विषय में बताया है कि यह जो है दोष अनुकर्षणी होते हैं, सर्वमार्ग अनुसारणी होते हैं, बल्य पुनर्नवकारी, शरीर इंद्रिय चेतसम। ठीक है, तो ये जो है प्रधान मात्रा के लिए बोला गया है। स्नेह की हास्य मात्रा के लिए बोला गया है कि स्नेह के परीक्षार्थ हास्य से भी कम मात्रा जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाए, उसे वांगभट ने हास्य मात्रा बोले हैं। तो स्नेह के परीक्षार्थ हास्य से भी कम मात्रा जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाए, उसे हास्य मात्रा कहते हैं। इसके बाद में अब योग्य जो मनुष्य है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो घृत के लिए योग्य मनुष्य कौन है, तो रुक्ष छत क्षीण विषाणता नाम वात पित्त विकारिणी हीन मेधा स्मृति वाले। ठीक है, तो रुक्ष छत
विषाणता नाम व्यक्ति तो वृक्ष, क्षत विषाणता नाम व्यक्ति हो गया, वात पित्त विकार से युक्त, हीन मेधा व स्मृति वाला व्यक्ति। इनमें क्या है, जो घृत है, घृत के योग्य है। फिर तैल के योग्य कौन है, तो कृमि कोष्ठ। इसके अलावा अनिल विष्ठ प्रवृद्ध कप मेद वाला। ठीक है, तो तैल के योग्य मनुष्य कौन है, तो कृमि कोष्ठ, अनिल विष्ठ प्रवृद्ध कप मेद वाला। वसा के लिए योग्य मनुष्य है व्यामकर्षित अल्प शुक्र रक्त महारुजा तथा महाअग्नि वाला। तो वसा के लिए योग्य मनुष्य है व्यामकर्षित अल्प शुक्र रक्त महारुजा व महाअग्नि वाला। मज्जा के लिए योग्य व्यक्ति कौन है, क्रूरशय, क्लेश, वो वर्धता और दीप्त अग्नि वाला। स्नेहपान के बाद में उष्ण जल का पान करना चाहिए। तो स्नेहपान के बाद में क्या है, उष्ण जल का पान करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर स्नेह के गुण कर्म के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले है घृत का गुण कर्म। तो घृत का गुण कर्म क्या बताया गया है, तो घृत का गुण कर्म बताया गया है कि वात पित्त प्रकृति वाले में, वात पित्तज रोगों में, छत छीण का जो व्यक्ति है उसमें। ठीक है, तो घृत का गुण कर्म ये चीज़ ध्यान रखना कि वात पित्त प्रकृति में, वात पित्तज रोग में, छत छीण में हो गया। ठीक है, इसके अलावा दह शस्त्र विष अग्नि अग्निहत रोगी में, शौकुमार्य बलवर्ण वाले में, स्वर प्रसादन हेतु, चक्षु कामता, आयु प्रकर्ष कामता, पुष्टि कामता, प्रजा कामता, दीप्ति ओज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बल हेतु जो है घृत का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी के लिए क्या है, घृत का प्रयोग करते हैं। फिर है तैल का प्रयोग। तो तैल का प्रयोग जो है प्रवृद्ध श्लेष्म मेद में करते हैं। तो प्रवृद्ध श्लेष्म मेद में तेल का प्रयोग करते हैं। स्थूल गलोदर हो गया, वात प्रकृति व्यक्ति में तेल का प्रयोग करते हैं। वात व्याधि में तेल का प्रयोग करते हैं। कृमि कोष्ठ हो गया, क्रूर कोष्ठ हो गया, नाड़ी व्रण हो गया, इनमें तेल का प्रयोग किया जाता है। शरीर में बल में तनुत्व लघुत्व दृढ़ता हेतु, तो शरीर में बल तनुत्व लघुता व दृढ़ता हेतु, त्वचा में स्निग्ध संलक्षण हेतु तैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर है वसा। तो वसा का जो प्रयोग है, वात असहत वृक्ष में, भारद्व कर्षित में, सशुष्क में, रेतो रुधिर में, कफ मेद क्षय में, महत अग्निबल में, वसा सातम्य अस्थि संधि सिरा स्नायु तथा मर्म कोष्ठ में महारुजा होने पर, स्रोत आवृत में, बलवान तथा वायु कोप में वसा का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। मज्जा का प्रयोग दीप्त अग्नि में, क्लेश में, घस्मार में, सदा स्नेह सेवी में, वात आर्त व क्रूर कोष्ठ में मज्जा का प्रयोग करते हैं। तो दीप्त अग्नि, क्लेश, घस्मार, सदा स्नेह सेवनी, वातार्थ, क्रूर कोष्ठी में मज्जा का प्रयोग करते हैं। फिर अच्छा स्नेह का प्रकर्ष काल बताया गया है। तो अच्छा स्नेह का प्रकर्ष काल है मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक होते हैं, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन का होता है। तो अच्छा स्नेह का प्रकर्ष काल क्या है, मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक और क्रूर कोष्ठी में 7 दिन तक। फिर स्नेहन के योग्य क्या है, तो स्नेहन के योग्य का ये श्लोक याद रखना कि स्वेद्या शोधितश्च रुक्षावात विकारणा व्याम मध्य स्त्री नित्या स्नेह स्यूष्य चिंतका, यानी कि जिनका स्वेदन संशोधन करना हो, रुक्षवात व्याधि से पीड़ित रोगी, नित्य व्याम, मध्य स्त्री प्रसंग का सेवी एवं चिंताशील व्यक्ति में को स्नेहन कराना चाहिए। तो जिनको स्वेदन शोधन कराना हो, रुक्षवात व्याधि से पीड़ित रोगी में, नित्य व्याम, मध्य स्त्री प्रसंग सेवी तथा चिंताशील व्यक्ति को स्नेहन कराना चाहिए। तो ये स्नेहन के योग्य है। नेक्स्ट है स्नेहन के अयोग्य। तो स्नेहन के अयोग्य कौन है, तो उरु स्तंभ का, आमवात का रोगी हो गया, उत्सन्न कफ मेद वाला रोग हो गया, तो उत्सन्न कफ मेद वाला रोग हो गया, मंदाग्नि, गर्भिणी, तालुशोष, तृष्णा, मूर्छा का रोगी, अन्नद्वेषी, छर्दी उद्गार रोग, आमदोष, विष रोग से पीड़ित, ठीक है, दुर्बल, क्षीण, जिन्हें नस्य वस्ती दी गई हो, ये क्या है, स्नेहन के योग्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर अस्निग्ध। तो अस्निग्ध के विषय में बताया गया है कि ग्रंथित, रुक्ष पुरुष, प्रतिलोम वायु, मंद अग्नि, रुक्ष खर शरीर वाला, ये क्या है, अस्निग्ध होते हैं। तो अस्निग्ध का लक्षण है तो ग्रंथित होगा, ठीक है, जिसका प्रॉपर इस स्नेहन नहीं है तो उसका लक्षण क्या है, तो ग्रंथित होगा, रुक्ष पुरुष होगा, ठीक है, प्रतिलोम वायु होगा, मंद अग्नि होगा,
रुक्ष खर शरीर रहेगा तो ये अस्निग्ध का लक्षण है। सम्यक स्निग्ध का क्या लक्षण है? तो सम्यक स्निग्ध का लक्षण है कि वर्च स्निग्ध हो जाएगा। असहतम बताया गया, वात का अनुलोमन होगा, दीप्त अग्नि होगा, शरीर में मार्दवता तथा स्निग्धता, ये क्या है? सम्यक स्निग्ध का लक्षण है। तो वर्च स्निग्धता, असहतम, वातोनुलोमन, दीप्त अग्नि, शरीर में मार्दव तथा स्निग्धता, ये सम्यक स्निग्ध का लक्षण है। अति स्निग्ध का क्या लक्षण है? तो पांडुता, गौरव, जाड्या, पुरुषस्य विपक्वता, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, अति स्निग्ध का लक्षण है। तो पांडुता, गौरवम, जाड्या, पुरुषस्य विपक्वता, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, श्यात, अति स्निग्ध लक्षण, ये क्या है? अति स्निग्ध का लक्षण है। नेक्स्ट है स्नेहन से पूर्व भोजन। स्नेहन से पूर्व भोजन के विषय में बताया गया है कि द्रव्य उष्मण अभिसंधि भोजन नाम, एक दिन पूर्व द्रव्य उष्ण अभिसंधि नीति स्निग्ध भोजन करें। ठीक है, तो स्नेहपान से पूर्व भोजन बताया है कि एक दिन पूर्व द्रव्य उष्ण अनभिसंधि नीति स्निग्ध भोजन करें। फिर संशोधन के हेतु बताया गया है। तो संशोधन के हेतु में बताया गया है कि रात्रि भोजन जीर्णोपरांत मध्यम मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो रात्रि भोजन जीर्णोपरांत मध्यम मात्रा में करते हैं। संशमन के हेतु बताया गया है कि भोजन के समय भूख लगने पर प्रधान मात्रा में करते हैं। तो संशमन का हेतु क्या है? तो भोजन के समय भूख लगने पर प्रधान मात्रा में करते हैं। साम पित्त में क्या करते हैं? तो साम पित्त में केवल घृत पान यानी कि अच्छा पान का निषेध बताया गया। तो साम पित्त अवस्था में केवल घृत पान यानी कि अच्छा पान निषेध है। निराम पित्त में केवल घृत पान कराना चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं मृदु कोष्ठ। तो मृदु कोष्ठ के विषय में चरक ने सूत्र स्थान बताया है, उदीर्ण पित्त अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठ से तस्मात् स सुविरेच्यो नर स्मृता, जिसकी ग्रहणी कला में पित्त प्रबल, कफ न्यून तथा वात मंद रहती है वह मृदु कोष्ठ व्यक्ति है। तो जिसकी ग्रहणी कला में पित्त प्रबल, कफ न्यून एवं वात मंद रहती है वह मृदु कोष्ठी व्यक्ति है। उसका सुखपूर्वक विरेचन होता है। विरेच्य द्रव्य के विषय में बताया गया है कि गुड़, दूध, इच्छु, रस, मस्तु, काश्मीर, त्रिफला तथा द्राक्षा, ये सभी क्या है? विरेच्य द्रव्य है। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्नेह पाक का उपयोग चरक, सुश्रुत तथा सारंगधर ने क्या बताया। तो मृदु पाक जो है वो चरक ने बोले हैं कि नस्य के लिए प्रयोग करते हैं, सुश्रुत ने भोजन व पान के लिए बोला और सारंगधर ने भी नस्य के लिए प्रयोग करने के लिए बोले हैं। तो मृदु पाक जो स्नेह है उसका प्रयोग चरक ने नस्य के लिए बोला है, सुश्रुत ने भोजन व पानार्थ बोले हैं, सारंगधर ने नस्य के लिए बोले हैं। मध्यम पाक स्नेह का प्रयोग चरक ने बोले हैं, पानार्थ एवं वस्ती हेतु बोले हैं, सुश्रुत ने नस्य व अभ्यंग के लिए बोला और सारंगधर ने सर्व कार्य के लिए बोले हैं। तो मृदु पाक स्नेह का प्रयोग चरक ने पानार्थ वस्ती हेतु बोले हैं, सुश्रुत ने नस्य व अभ्यंग के लिए बोले और सारंगधर ने सर्व कार्य के लिए बोले हैं। खर पाक स्नेह का प्रयोग चरक ने अभ्यंग के लिए बोले हैं, सुश्रुत ने वस्ती तथा कर्णपूरन के लिए बोले हैं और सारंगधर ने अभ्यंग के लिए बोले हैं। तो ये चीज याद रखना। फिर सारंगधर ने खर पाक से अधिक पाक, दग्ध पाक यानी कि दह कारक तथा मृदु पाक से अल्प पाक अग्निमंद्य कारक बताया है। तो सारंगधर ने खर पाक से अधिक पाक को दग्ध पाक या दह कारक बताया तथा मृदु पाक से अल्प पाक को अग्निमांद्यकर बताया है। फिर स्नेह सिद्धि का लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो स्नेह सिद्धि का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। तो सारंगधर ने बताया है जब तैल पाक होता है तो तैल पाक में क्या होता है? यदा फेन उद्गमस तैले बताया। तो यदा फेन उद्गमस तैले, ये जो है फेन के उद्गम होना, ये तैल पाक का लक्षण ये सारंगधर ने बोले हैं। जबकि सारंगधर ने घृत पाक का लक्षण क्या बताया है? तो उन्होंने बताया फेन की शांति होना। ठीक है, ये सर्पी पाक का लक्षण है यानी कि घृत पाक का लक्षण ये सारंगधर ने बताया। सुश्रुत ने बताया है तैल पाक का लक्षण कि फेन अतिमात्रा तैल से शेष घृत घृतावदिश्यते। तो फेन अतिमात्रा में तैल से शेष घृतावदिश्यते, ये सुश्रुत ने बोला है तैल पाक का लक्षण। जबकि घृत पाक का लक्षण क्या बोला है सुश्रुत ने? तो शब्दयो परमे प्राप्ते फेनस्योपशयते तथा, ये सुश्रुत ने बोला है घृत पाक का लक्षण। फिर स्नेह व्यापत के विषय में बात करते हैं। तो स्नेह व्यापत को 19 उपद्रव बताए हैं। ठीक है, कौन से हैं? तो तंद्रा, उत्क्लेश, अनह, ज्वर, स्तंभ, विसंगता, कुष्ठ, कंडु, पांडु, अर्श, शोथ, अरुचि, उद्गार रोग, ग्रहणी, उदरशूल, स्तमित्य, तृष्णा, जीव स्तंभ तथा आमदोष, ये स्नेह व्यापत के लक्षण है। तो 19 उपद्रव बताए गए हैं स्नेह व्यापत के। तंद्रा, उत्क्लेश, अनह, ज्वर, स्तंभ, विसंगता, कुष्ठ, कंडु, पांडु, अर्श, शोथ, अरुचि, उदर रोग, ग्रहणी, उदरशूल, स्तमित, तृष्णा, जीव स्तंभ और आमदोष,
चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में बताया है कि स्वेदन, वमन तथा स्तनसन चिकित्सा करना चाहिए। वृक्षान्नपान, तक्ररिष्ट, त्रिफला एवं मूलों का प्रयोग करना चाहिए। तो वृक्षान्नपान, तक्ररिष्ट, त्रिफला एवं मूलों का प्रयोग करना चाहिए, ये चिकित्सा में बताया गया। फिर वमनार्थ स्नेह में बताया गया कि वमनार्थ स्नेह में क्या बोले हैं, तो स्नेह पान के 1 दिन बाद द्रव्य उष्ण, मांस रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। तो वमनार्थ स्नेह में बताया है कि स्नेह पान के 1 दिन बाद द्रव्य उष्ण, मांस रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। विरेचनार्थ स्नेह में बताया गया कि स्नेह पान के 3 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए। प्रस्कंद विरेचनम, यानी कि ये क्या है, प्रस्कंद विरेचनम विरेचन का ही पर्याय है। नेक्स्ट बात करते हैं विचारणा। तो विचारणा के विषय में चरक ने सूत्री स्थान बताए। स्नेह देश, स्नेह नित्य, मृदु कोष्ठस्य नर क्लेश मध्य नित्य तेषाम इष्ट विचारणा। ठीक है, ये विचारणा के विषय में बताएं। फिर विचारणा के योग्य कौन है, तो वही है, विचारणा के योग्य ही बताएं। तो जो स्नेह द्वेषी है, स्नेह नित्य है, मृदु कोष्ठी है, क्लेश है, ठीक है, नित्य मध्य सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो विचारणा के योग्य होते हैं। फिर सद्य स्नेहन की विधि बताया गया कि पंच प्रशीति पेय, तो घृत, तैल, वसा, मज्जा और तंडुल प्रत्येक को 1-1 प्रशीति मात्रा में लेकर के शीघ्र स्नेहन हो जाता है। फिर सलवण स्नेह में बोले हैं कि लवण मिश्रित सभी स्नेहों में शीघ्र ही स्नेहन होते हैं। लवण जो है वो अभिसंधि, अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यापी होते हैं। लवण के विषय में बताया है तद्वी विसंधि रुक्षम च सूक्ष्म उष्ण व्यापी च। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।